नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक प्रश्न को देखते हैं। व्हाट इज़ द ब्रेक थ्रू प्राइज ऑफन रिफर्ड टू एज? ब्रेक थ्रू पुरस्कार को अक्सर क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, इसे ऑस्कर ऑफ साइंस कहा जाता है। विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है। जैसे ऑस्कर पुरस्कारों के वितरण के समारोह के समय संगीत, गीत, नृत्य, मनोरंजन इत्यादि का कार्यक्रम होता है, वैसे ही इस पुरस्कार को भी वितरित करते समय, ब्रेक थ्रू प्राइज को वितरित करते समय नृत्य, संगीत इत्यादि कार्यक्रम होते हैं। हाउ मच इज़ द मेन ब्रेक थ्रू प्राइज अवार्ड वर्थ? मुख्य ब्रेक थ्रू पुरस्कार की राशि कितनी है? तो इसका उत्तर होगा $3 मिलियन का है, $30 लाख का है ये। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच इंडियन कंट्रीब्यूशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द 2025 ब्रेक थ्रू प्राइज फॉर फंडामेंटल फिजिक्स? 2025 के ब्रेक थ्रू पुरस्कार में मूल भौतिकी के लिए भारत के किस योगदान को मान्यता दी गई? तो इसका उत्तर होगा कंट्रीब्यूशंस टू सर्न्स LHC एक्सपेरिमेंट्स। सर्न के LHC प्रयोगों में योगदान के लिए दिया गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हु रिसीव द स्पेशल ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स इन 2025? 2025 में मूल भौतिकी में विशेष ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसे मिला? तो इसका उत्तर होगा जेरार्ड टी हुफ्ट। जेरार्ड टी हुफ्ट। What is the purpose of the मरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर्स प्राइज? मरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर्स पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टू रिकॉग्नाइज वुमन मैथमेटिशियंस विथ रिसेंट PhD। हाल ही में PhD पूरी करने वाली महिला गणितज्ञों को मान्यता देना है। इसका उद्देश्य है मरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर्स प्राइज। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। व्हाट इज़ द लार्ज हैड्रन कोलाइडर? लार्ज हैड्रन कोलाइडर क्या है? LHC क्या है? तो यह एक कण त्वरक है, यानी एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। Which particle was confirmed by the LHC's ATLAS and CMS experiments in 2012? LHC के ATLAS और CMS प्रयोगों ने 2012 में किस कण की पुष्टि की थी? तो इसका उत्तर होगा हिग्स बोसॉन कण की पुष्टि की थी, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा गया था। What is the role of Indian researchers in the LHC? LHC में भारतीय शोधकर्ताओं की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर होगा कंट्रीब्यूशन टू ATLAS, CMS, ELIS and LHCb experiments। ATLAS, CMS, ELIS और LHCb प्रयोगों में योगदान देना। ये सभी जो प्रयोग हैं, ये सभी पार्टिकल्स को टकराने और उनके बारे में अध्ययन करने से संबंधित है। तो LHC भी उसी तरह का है। यह स्विट्जरलैंड में है, शर्न जेनेवा में है। विच एनिमल इज कॉल्ड अ सी कॉ? किस जानवर को समुद्री गाय कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा डुगोंग। डुगोंग को सी कॉ कहा जाता है। When is वर्ल्ड डुगोंग डे सेलिब्रेटेड? विश्व डुगोंग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 28 मई को मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डुगोंग्स? निम्नलिखित में से कौन सा डुगोंग के बारे में सही नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि डुगोंग्स आर फाउंड ओनली इन द अटलांटिक ओशियन। डुगोंग केवल अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। ये बात गलत है, बाकी सभी बातें सही हैं कि डुगोंग जो है वो शाकाहारी होते हैं, समुद्री जीव होते हुए शाकाहारी होते हैं, और वो जो है वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन है। साथ ही साथ वो समुद्री घास खाते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। वेयर इन इंडिया वाज द फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इस्टेब्लिश्ड? भारत में पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा पाक बे, पाक खाड़ी में स्थापित किया गया था। यह जो है पाक खाड़ी, वह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। तो यहीं पर 2022 में ही एक पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया था। डुगोंग जो है वो अटलांटिक में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि वो कहाँ पाए जाते हैं? वो वार्म कोस्टल वाटर्स में पाए जाते हैं। ऐसे कोस्टल गर्म तटीय हों वैसे जगहों में पाए जाते हैं, और पूर्वी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत की पाक खाड़ी में पाए जाते हैं। इंडियन ओशियन में पाए जाते हैं, पैसिफिक ओशियन में पाए जाते हैं। यही है डुगोंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच माउंटेन इज कंसिडर्ड अ सेक्रेड गार्जियन डेटी बाय द पीपल ऑफ सिक्किम? सिक्किम के लोगों द्वारा कौन सा पर्वत पवित्र रक्षक देवता माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा माउंट कंचनजंगा। कंचनजंगा के नाम से भी इसे जानते हैं। यह जो है माउंट कंचनजंगा, इसे जोनगा और हाई स्नोज के 5 खजानों के रूप में जाना जाता है, और भूटिया और लेप्चा दोनों समुदायों के द्वारा जो है इसे पवित्र माना जाता है, और इसकी पवित्रता के कारण ही सिक्किम में इसकी चढ़ाई जो है प्रतिबंधित कर दी गई, बैन कर दी गई है। इस पर माउंटेनियरिंग नहीं कर सकते हैं। इसकी क्लाइंबिंग जो है वो बैंड है, और इसे बैन किया गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 के तहत, क्योंकि ये भूटिया और लेप्चा दोनों समुदायों के द्वारा पवित्र मानी जाती हैं, उनकी गार्डियन डेटी हैं। तो इसीलिए अब वो मांग कर रहे हैं कि नेपाली साइड से भी जो इस पर जो चढ़ाई की जा रही है वह बैन हो जाए, क्योंकि इसका एक हिस्सा नेपाल साइड से भी है। और इसी
पवित्र पर्वत को ऑनर करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए एक पर्व भी बनाते हैं। वो पर्व है पांग लाबसोल। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डार्क पैटर्न्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंज्यूमर रेगुलेशंस। उपभोक्ता नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डार्क पैटर्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका उत्तर होगा डिसेप्टिव डिजाइन प्रैक्टिसेस यूज्ड टू मैनिपुलेट यूजर्स इनटू मेकिंग अनइंटेंडेड चॉइसेस। अनइंटेंडेड चॉइसेस जो है वो यूजर्स ले लेते हैं कई बार। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है भ्रामक डिजाइन, और यही जो है डार्क पैटर्न कहलाता है, जिसके कारण को उपभोक्ता को अनपेक्षित विकल्प चुनने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, जिसके कई सारे हम लोग उदाहरण देख सकते हैं। जैसे एक सबसे बड़ा तो उदाहरण आपको देखने को मिलता होगा फास्ट अर्जेंसी, कि अब 2 ही बचा हुआ, केवल 2 बचा हुआ है, 30 लोग इसे लेने के लिए तैयार हैं। या कई बार क्या होता है, लोगों के जो बास्केट में, तो ऑनलाइन ख़रीदारी करते वक्त उनके बास्केट में कई सारे कुछ चीज़ें, एक्स्ट्रा आइटम जो है वो ऐड कर दी जाती हैं, उनकी अनुमति के बगैर ही कर दिया जाता है। इसके अलावा कई बार जो है कन्फर्म सेमिंग किया जाता है, सब्सक्रिप्शन का ट्रैप डाला जाता है। कई बार जो है वो इंटरफेस जो है वो इस तरह का होता है कि उससे भी लोगों को अपने चॉइस जो है वो गलत दिशा में लेकर चला जाता है उन्हें। डिसगाइड एडवर्टीजमेंट होता है, ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं कि वो उनसे गलत निर्णय लेवा दें। ट्रिकी क्वेश्चंस, रोग मॉलवेयर का भी लोग प्रयोग करते हैं। तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो ये डार्क पैटर्न में आते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच राइस इज कॉल्ड बुद्धा राइस। कौन सा चावल बुद्धा राइस कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा काला नमक। काला नमक नाम का एक चावल है, चावल की किस्म है, जिसे कि बुद्ध राइस भी, बुद्ध चावल भी कहा जाता है। वाई इज काला नमक राइस ऑल्सो कॉल्ड बुद्धा राइस। काला नमक चावल को बुद्धा राइस क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर यह होगा कि इट वॉज गिफ्टेड बाय गौतम बुद्धा टू विलेजर्स। इसे गौतम बुद्ध ने ग्रामीणों को उपहार में दिया था, इसीलिए इसे काला नमक राइस भी कहा जाता है, बुद्धा राइस भी कहा जाता है इस काला नमक राइस को। किंवदंती है, लीजेंड है कि भगवान बुद्ध ने यात्रा के दौरान जो है माथला, जिसे अब मुडिला गांव भी कहा जाता है, जो कि कपिलवस्तु के नज़दीक है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है यह। वहाँ पर जब लोग उनके पास पहुँचे तो लोगों ने पूछा कि हमें प्रसाद दीजिए, तो उन्होंने उन्हें चावल दिया था और कहा था कि इसे दलदली क्षेत्र में बो देना। तो यह जो है इस चावल को इसीलिए बुद्धा चावल कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध ने गांव के लोगों को उपहार में दिया था। इसके बारे में एक्सकेवेशन हुआ, खुदाई की गई, तो इसके चावल के जो है प्रमाण मिले थे, जले हुए प्रमाण मिले हैं। और इसके संरक्षण में डॉक्टर रामचेत चौधरी ने बहुत अच्छा योगदान दिया था, तो उन्हें पद्मश्री भी मिला था 2023 में, और इसको जीआई टैग मिल चुका है। और अब समाचारों में यह इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इसे बौद्ध बहुलता वाले जो देश हैं वहाँ निर्यात करने जा रही है। तो यही है बुद्धा राइस, काला नमक चावल। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन एंड ग्रामीण। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी के बारे में सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा कि यह बोथ सर्वेयर्स कनेक्टेड बाय द सेम मिनिस्ट्री। दोनों सर्वेक्षण एक ही मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं, यह बात जो है वह गलत है। हालांकि स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन जो है वह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा किया जाता है, और जो ग्रामीण वाला होता है उसमें रूरल सैनिटेशन, ग्रामीण स्वच्छता, और ओडीएफ ओपन डिफेकेशन फ्री प्लस स्टेटस की जांच की जाती है। और उसके अलावा लोगों का फीडबैक भी लिया जाता है। ये सभी बातें सही हैं, लेकिन यह बात जो है कि इस दोनों एक ही मिनिस्ट्री करते हैं, यह गलत बात है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? तो इसका उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मंत्रालय जो है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की देखरेख करता है। और इसके बारे में अगर और हम लोग चीज़ों को जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं हम लोग कि इसके लिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन DDWS जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है, वही इसके बारे में पूरी निगरानी करता है, देखरेख करता है। और इसमें जो टेक्निक का यूज किया जाता है वो है टेक्नोलॉजी का, वो है जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी। जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा यह क्या करता है, गोवर्धन प्लांट्स, जो गोबर गैस से संबंधित प्लांट है, उनकी फंक्शनलिटी को भी जांच करता है, उनकी कार्यक्षमता का मूल्यांकन करता है। जियो फेंसिंग तकनीक में क्या किया जाता है कि जैसे किसी भी एरिया को, उसके बाउंड्री को फिक्स करने के लिए लोकेशन बेस्ड ये टेक्नोलॉजी है, और इसमें वर्चुअल बाउंड्री क्रिएट कर दिया जाता है जिसे फेंस कहा गया। और इसके लिए GPS, RFID, वाईफाई, सेलुलर डाटा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और जो ही डिवाइस को उससे बाहर ले जाया जाता है, उस एरिया से, या उसके भीतर ले जाया जाता है, तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है, एक्सेस कंट्रोल हो जाता है।
तो यही है जियो फेंसिंग, यानी जो जीपीएस, आरएफआईडी, वाईफाई, सेलुलर डाटा इत्यादि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किसी खास एरिया की फेंसिंग कर लेना, उसके लोकेशन को चारों ओर से पता कर लेना कि कहाँ पर है, क्या है बाउंड्री उसकी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, व्हाट डज आरएफआईडी स्टैंड फॉर। आरएफआईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज अ प्राइमरी यूज ऑफ आरएफआईडी इन इंडिया। भारत में आरएफआईडी का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो इसका प्राथमिक उपयोग है टोल कलेक्शन ऑन हाईवेज। राजमार्गों पर टोल संग्रह के लिए आरएफआईडी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट आरएफआईडी। निम्नलिखित में से कौन सा आरएफआईडी के बारे में सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा कि आरएफआईडी रिक्वायर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट टू रीड टैग्स। आरएफआईडी को टैग पढ़ने के लिए भौतिक संपर्क की आवश्यकता होती है। इसे किसी भी भौतिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसे गाड़ियाँ जो फास्टैग सिस्टम जो होता है टोल में आप देखते हैं, वो गाड़ियाँ जाती रहती हैं, कोई मशीन लगाकर कुछ बारकोड रीडर के जैसा मशीन नज़दीक लाकर नहीं रीड करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली रीड हो जाता है दूर से। रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित है ये। तो अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट सीक द सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ओपिनियन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय मांग सकते? तो इसका उत्तर होगा आर्टिकल 143, अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति संदर्भ के बारे में सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। सर्वोच्च न्यायालय की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। यह बात गलत है, बाध्यकारी नहीं होती है। बाकी सभी बातें सही हैं कि राष्ट्रपति जो मंत्रिमंडल की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे शुरू करते हैं। साथ ही साथ मिनिमम 5 जज का बेंच जो है इसकी सुनवाई करता है, और इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, किसी संवैधानिक मुद्दे पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए ये जो है राष्ट्रपति ऐसे रेफरेंस का यूज करती हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने इस रेफरेंस का यूज किया है, इसीलिए यह चर्चा में रहा है। और कोर्ट भी जो है वह बाध्य नहीं है ओपिनियन देने के लिए। वह अगर वेग उसे प्रश्न लगता है तो वह ओपिनियन नहीं दे सकता है। अभी तमिलनाडु गवर्नर्स केस जो है वह चर्चा में रहा है, और इसी में जो है द्रौपदी मुर्मू, हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिटी मांगा है, गाइडेंस मांगा है, रेफरेंस लिया है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया है। क्योंकि इस मामले में क्या हुआ था कि कोर्ट ने क्या किया था, आर्टिकल 200 और 201 के तहत किसी भी बिल जो कि उनके लिए आरक्षित किया जाता है, राज्यपाल के लिए या राष्ट्रपति के लिए, उसके डिले, उसमें जो भी देरी होती है उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी थी, डेडलाइन निर्धारित कर दिया था। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले एक जान लेते हैं थोड़ा क्रिप्टो करेंसी डिप्लोमेसी जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, और इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंक WLFI, जो कि ट्रंप परिवार से जुड़ा हुआ एक फर्म है, उन दोनों के बीच एक MOU साइन हुआ है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। और फिर यह जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वह WLFI और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के बीच हुआ है। तो इससे संबंधित अब कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। विच टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज्ड बाय क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग करता है? तो इसका उत्तर होगा ब्लॉकचेन। व्हाट इज द टैक्स रेट ऑन क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट्स इन इंडिया एज ऑफ 2025। 2025 तक भारत में क्रिप्टो करेंसी मुनाफे पर कर की दर क्या है? तो यह है 30%। 30% तो टैक्स लगता ही है मुनाफे पर। साथ ही साथ जो ये लेन देन होता है TDS उसका लगता है, और वह है 1% TDS भी लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट क्रिप्टो करेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्टो करेंसी के बारे में सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द RBI इन इंडिया। भारत में इसका नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो नहीं, कोई भी इसका नियंत्रण नहीं कर रहा है अभी तो। हालांकि बिटकॉइन, इथेरियम और टीथर ये जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसीज हैं, बहुत सारे हैं क्रिप्टो करेंसीज। और बिटकॉइन जो है वो पहला एडॉप्टेड करेंसी है, वाइडली एडॉप्टेड है, ज़्यादातर लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, और इसका प्रयोग पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों में किया जा सकता है। सातोशी नाम के व्यक्ति जो हैं वो माने जाते हैं कि इन्होंने बिटकॉइन को ईजाद किया था। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन तकनीक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य है
सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, सुरक्षित विकेंद्रीकृत लेन देन रिकॉर्डिंग। अभी हमने देखा कि जो बिटकॉइन है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है और भारत सरकार इसके अन्य कार्यों में भी इसका प्रयोग कर रही है। तो ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये सिक्योर है और विकेंद्रीकृत है, तो किसी भी सेंट्रलाइज यूनिट जो है, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, उसका यहाँ पर कोई हाथ नहीं रहता है नियंत्रण करने में। क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज होती हैं और किसी के द्वारा नहीं कंट्रोल है, ना तो आरबीआई के द्वारा, ना किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा। आरबीआई केवल जो है इसके टैक्सेशन को रेगुलेट करता है और वो खुद का एक डिजिटल रूपी का एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है जिसका नाम है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। 2025 में इसे मुंबई और दिल्ली में इसका यूज किया जा रहा है और यहाँ भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल के लिए नए